राजस्थान की अपवाह प्रणाली या राजस्थान की नदियाँ। राजस्थान की नदियों को 3 समूहों में बांटा गया है। एक है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, एक है आंतरिक अपवाह और एक है अरब सागर का अपवाह तंत्र। ये 3 भागों में किस तरह से बांटा गया है ये हम एक बार देख लेते हैं। कि जैसे मान लीजिए ये राजस्थान का मैप है और ये अरावली पर्वतमाला है। अरावली के पूर्व की जो नदियां हैं ये अधिकांश नदियां चंबल की सहायक नदियां हैं और चंबल नदी आगे चलकर यमुना में मिल जाती है। यमुना आगे मिलती है गंगा में, और गंगा यदि भारत के नक्शे में देखा जाए तो ये बड़े पैमाने पर जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और अरावली के पश्चिम की जो नदियां हैं जैसे लूणी और उसकी सहायक नदियां, ये नदियां अपना जल जो है वो अरब सागर में ले जाकर बहा देती है। फिर कुछ नदियां जो रेगिस्तान में बहती है या ये शेखावटी क्षेत्र की तरफ बहती है, ये न तो बंगाल की खाड़ी की तरफ अपना जल ले जाती है ना ही अरब सागर की तरफ। ये कुछ दूरी पर चलकर यहीं आसपास के क्षेत्रों में ही विलुप्त हो जाती है। इन्हें कहते हैं आंतरिक अपवाह क्षेत्र या आंतरिक प्रवाह की नदियां। राजस्थान में ये 3 समूह हैं नदियों के। इनमें पहला है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, अरावली के पूर्व की अधिकांश नदियां। ये नदियां हैं चंबल, काली सिंध, आहू, परवन, नेवज, बनास, बेड़च, बाणगंगा, गंभीर और कोठारी। फिर है अरब सागर का अपवाह तंत्र, अरावली के पश्चिम की अधिकांश नदियां हैं। लूणी नदी, पश्चिमी बनास, माही, सोम, जाखम और साबरमती। आंतरिक प्रवाह के अंतर्गत इन नदियों का या तो रेगिस्तान में ही विलय हो जाएगा या किसी झील में ले जाकर ये अपना जल उड़ेल देती है। इससे आगे इनके जल का प्रवाह नहीं होता है। ये है घग्गर, कांतली, रूपारेल, कांकने, साबी इत्यादि। क्षेत्रफल की बात की जाए तो राजस्थान के लगभग 60% क्षेत्रफल पर आंतरिक अपवाह प्रणाली विकसित है और बंगाल की खाड़ी का प्रवाह क्षेत्र 22% क्षेत्रफल पर और अरब सागर का अपवाह क्षेत्र 19% क्षेत्रफल पर विद्यमान है। राजस्थान में सर्वाधिक नदियां कोटा संभाग में हैं और चंबल और माई ये 2 नदियां ऐसी है जो 12मासी नदियां हैं। इनमें वर्ष पर्यंत पूरे साल इन नदियों में पानी बहता रहता है, ये जल कभी सूखता नहीं है। बीकानेर और चूरू राज्य में ऐसे 2 जिले हैं जिनसे होकर कोई भी नदी नहीं बहती है। उदयपुर संभाग ये एक ऐसा संभाग है जिसमें बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर अपवाह तंत्र का सम्मिलित रूप है, क्योंकि उदयपुर संभाग में जो माही और उसकी सहायक नदियां हैं ये नदियां अरब सागर की तरफ जाती है और यहाँ से बनास और कुछ नदियां निकलती है जो चंबल में जाकर मिल जाती है या चंबल की सहायक नदियां हैं और आगे चलकर ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो इस तरह से उदयपुर संभाग का अपवाह तंत्र इन दोनों अपवाह तंत्रों का सम्मिलित रूप है। बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी है चंबल नदी। चंबल नदी का उपनाम है चरमणवती, सदानीरा, नित्यवाही और राजस्थान की कामधेनु। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू के निकट जनापाव की पहाड़ियों से होता है। यानी चंबल नदी जो निकलती है वो मध्य प्रदेश से इसकी शुरुआत होती है, जनापाव की पहाड़ियों से। फिर ये मध्य प्रदेश के 4 जिलों से होकर राजस्थान में प्रवेश करती है। ये मध्य प्रदेश के 4 जिले हैं इंदौर, उज्जैन, रतलाम और मंदसौर। मध्य प्रदेश में इसका अंतिम स्थान है चौरासीगढ़। चौरासीगढ़ के बाद ये राजस्थान में भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है और राज्य के 6 जिलों में इसका बहाव है चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। आगे चलकर यूपी के इटावा जिले के मुरादगंज के पास ये यमुना में मिल जाती है। ये राज्य की एकमात्र नदी है जो मध्य प्रदेश के साथ अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करती है। इस सीमा की लंबाई 252 किलोमीटर है। ये सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों में ये मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाती है। ये राज्य की सर्वाधिक लंबी नदी है
और सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र वाली नदी है। सर्वाधिक सतही जल और राज्य में सर्वाधिक बांध इस नदी पर बने हैं। इस नदी पर कुल 4 बांध बने हैं, जिनमें से 3 बांध राजस्थान में और 1 बांध मध्य प्रदेश में है। गांधी सागर बांध ये मंदसौर मध्य प्रदेश में बना हुआ है। राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ राज्य का सर्वाधिक भराव क्षमता वाला ये बांध है। जवाहर सागर बांध कोटा में बना हुआ है, इसे कोटा बांध भी कहते हैं। कोटा बैराज ये कोटा में और इसका उपयोग सिंचाई में किया जाता है। फिर है चूलिया जलप्रपात बना हुआ है चित्तौड़गढ़ में, इसकी ऊंचाई है 18 मीटर। ये राज्य की सबसे गहरी नदी है और इसकी सर्वाधिक गहराई है केशवराय पाटन बूंदी के पास। और राज्य में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन या जो जल अपर्दन होता है वो चंबल नदी के कारण होता है। और जब इसके कारण जल अपर्दन होता है तो जो स्थलाकृति बनती है उसे कहते हैं बीहड़ या उत्खात स्थलाकृति, बेडलैंड टोपोलॉजी। राज्य में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन यदि नदियों की बात की जाए तो चंबल नदी घाटी परियोजनाओं से होता है। यह था चंबल नदी का परिचय। अगर राजस्थान के नक्शे पर इसे देखा जाए तो ये देखिए, ये मध्य प्रदेश में यहाँ से होकर, और ये जो चित्तौड़गढ़ का दूसरा छोटा भाग जो कोटा से सटा हुआ है, यहाँ से राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में प्रवेश करने के बाद चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ के बाद ये नदी यहाँ से देखिए बूंदी में प्रवेश करती है। बूंदी के बाद कोटा, और कोटा के बाद ये सवाई माधोपुर, करौली और फिर धौलपुर, इन 3 जिलों में ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। और सीमा बनाने के बाद ये धौलपुर के पास, यहाँ से यूपी के मुरादगंज के पास ये यमुना नदी में मिल जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। 6 जिले कौन कौन से हैं? ये देखिए, चित्तौड़गढ़ 1, फिर बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। अगली है काली सिंध नदी। काली सिंध नदी ये चंबल की सहायक नदी है। इसका उद्गम बागली गांव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश, यानी ये मध्य प्रदेश से निकलती है। राजस्थान में रायपुर, बिंदा गांव, झालावाड़ से इसका प्रवेश होता है। और झालावाड़ और कोटा 2 जिलों में बहने के बाद ये चंबल नदी में मिल जाती है। अगली है आहू। ये आहू नदी चंबल की सहायक नहीं है, ये काली सिंध की सहायक है, और काली सिंध आगे जाकर चंबल में मिल जाती है। इसका भी उद्गम मध्य प्रदेश में है और राज्य में ये नंदपुर, झालावाड़ से प्रवेश करती है। गागरोन नामक स्थान पर यह काली सिंध में मिल जाती है। जो गागरोन दुर्ग है, जो राजस्थान का एक प्रसिद्ध जल दुर्ग है, ये जल दुर्ग काली सिंध और आहू के संगम पर स्थित है। एक बार हम राजस्थान के नक्शे में देख लेते हैं। यहाँ देखिए, ये है ये चंबल नदी है, और चंबल नदी के बाद हम बात करते हैं काली सिंध की। तो ये काली सिंध नदी है जो झालावाड़ से प्रवेश करती है और कोटा में बहने के बाद नोनेरा कोटा में ये चंबल नदी में मिल जाती है। और ये आहू नदी है जो नंदपुर झालावाड़ से प्रवेश करती है, और फिर ये काली सिंध नदी में गागरोन में मिल जाती है। और गागरोन पे ही प्रसिद्ध जल दुर्ग है जो काली सिंध और आहू के संगम पर स्थित है। फिर अगली है पार्वती नदी। पार्वती नदी का उद्गम भी सिंहाड़ या सीहोर मध्य प्रदेश से है, और राज्य में छतरपुरा, करियाहाट जो 12 जिले में है, यहाँ से ये प्रवेश करती है। और
बारां और कोटा में इसका बहाव क्षेत्र है। बारां और कोटा में बहने के बाद कोटा व सवाई माधोपुर की सीमा पर पलिया या पाली गांव जो सवाई माधोपुर में, वहाँ पर ये चंबल नदी में इसका विलय हो जाता है। इसकी सहायक नदियों की बात की जाए तो ये है लासी, बेंतली, अंधेरी और विलास। फिर है परवन नदी। परवन नदी का उद्गम विंध्याचल की पहाड़ियाँ, मध्य प्रदेश, ये नदी भी मध्य प्रदेश से निकलती है और खारीब और झालावाड़ से ये राज्य में प्रवेश करती है। झालावाड़ और कोटा में बहने के बाद रामगढ़ कोटा में इसका विलय काली सिंध में हो जाता है। यानी ये नदी भी काली सिंध की सहायक नदी है। और ये शेरगढ़ अभ्यारण्य जो बारां में है, जिसे सांपों की शरण स्थली कहा जाता है, उस अभ्यारण्य से होकर ये नदी गुजरती है। इसकी सहायक नदियां हैं धार, छापी और नेवज। एक बार पार्वती और परवन नदी को भी हम राजस्थान के नक्शे पर देख लेते हैं। इस नक्शे में देखिए, ये है पार्वती नदी और ये है परवन नदी, और ये जो इधर से बारां में प्रवेश कर रही है ये है पार्वती नदी। ये पार्वती नदी है और ये है परवन। यानी काली सिंध, आहू, परवन और पार्वती, ये चारों ही नदियां मध्य प्रदेश से आरंभ होती है और राजस्थान के झालावाड़ और बारां जिलों से प्रवेश करती है। अलग कोटा के अंदर ये चंबल में मिल जाती है। और जो इनके सहायक नदियां हैं, जैसे काली सिंध की सहायक आहू है, तो ये पहले ही झालावाड़ में ही काली सिंध में विलय हो जाती है। फिर है नेवज नदी। नेवज नदी भी विंध्याचल की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से निकलती है और राज्य में एक कोल्लू खेड़ी झालावाड़ से प्रवेश करती है। इस नदी का उद्गम भी मध्य प्रदेश में है और ये कोल्लू खेड़ी झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। अकलेरा, मवेसा, झालावाड़ में ये परवन नदी में मिल जाती है। नेवज नदी परवन की सहायक नदी है। फिर है बामणी। बामणी नदी का उद्गम होता है हरिपुरा, चित्तौड़गढ़ से। बामणी नदी चित्तौड़गढ़ के जो बसी अभ्यारण्य है वहाँ से होकर बहती है। ये मध्य प्रदेश में जाकर पुनः चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है भैंसरोडगढ़ से, और इसका चंबल में विलय हो जाता है। चित्तौड़गढ़ भौतिक रूप से दो भागों में बटा हुआ है। एक इसका भाग प्रतापगढ़ के नज़दीक है और दूसरा कोटा के नज़दीक है। तो इसका जो उद्गम है वो जो उदयपुर के नज़दीक वाला भाग है वहाँ से होता है। जैसे राजस्थान के नक्शे में यहाँ पर देखिए, ये जो चित्तौड़गढ़ का हिस्सा है, यहाँ से नदी निकलती है, फिर मध्य प्रदेश में प्रवेश करके और भैंसरोडगढ़ से वापस ये चित्तौड़ में प्रवेश करती है। और भैंसरोडगढ़ में ये चंबल नदी में मिल जाती है। चंबल और बामणी के संगम पर भैंसरोडगढ़ दुर्ग स्थित है। काली सिंध और आहू के संगम पर गागरोन दुर्ग और चंबल और बामणी के संगम पर भैंसरोडगढ़ दुर्ग, ये दोनों ही राजस्थान के महत्वपूर्ण जल दुर्ग हैं। फिर है कुन्नू नदी। कुन्नू नदी का उद्गम गुना मध्य प्रदेश और ये मुसेरी बारा से राजस्थान में प्रवेश करती है। पुणे मध्य प्रदेश में जाकर करौली में ये चंबल में मिल जाती है। राजस्थान के नक्शे में यहाँ पर ये जो बारा है यहाँ से ये प्रवेश करती है, फिर पुनः मध्य प्रदेश का भाग आ जाएगा और यहाँ ये करौली के पास जो ये चंबल नदी है इसमें ये जाके मिल जाती है। अगली है मेज नदी। मेज नदी का उद्गम मांडलगढ़, भीलवाड़ा, यानी ये नदी भीलवाड़ा से निकलती है। कोटा और बूंदी की सीमा पर भैंसखाना, कोटा में इसका विलय चंबल में हो जाता है। मेज नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। इसका उद्गम भीलवाड़ा से है और ये कोटा में चंबल में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों की बात की जाए तो बाजन, कुराल और मांगली, ये तीन इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं।
कंपटीशन एग्जाम में कई बार सहायक नदियों को लेकर प्रश्न पूछा जाता है, जैसे बाजन, कुराल और मांगली किस नदी की सहायक नदियाँ हैं, तो ये सहायक नदियाँ भी महत्वपूर्ण हैं। फिर एक भीमला जलप्रपात बना हुआ है, ये मांगली नदी पर बना हुआ है बूंदी जिले में, और मांगली नदी सहायक है मेज नदी की। मेज नदी आगे जाकर मिलती है चंबल में। फिर राजस्थान की एक और महत्वपूर्ण नदी है बनास नदी। राजस्थान में जो बंगाल की खाड़ी का अपातंत्र है, इसमें 3 बड़ी नदियां हैं, एक चंबल, दूसरी बनास और तीसरी माही। चंबल को हम देख चुके हैं, अब देखते हैं बनास नदी को। बनास नदी का उपनाम है वन की आशा या वशिष्ठी। इसका उद्गम खमनौर की पहाड़ियाँ राजसमंद से होता है। राजसमंद के बाद ये राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर में बहती हुई सवाई माधोपुर जिले के अंदर ये चंबल नदी में मिल जाती है। और जो मिलन स्थान है वह है रामेश्वर घाट, एक त्रिवेणी संगम है। चंबल नदी राजस्थान में 3 त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। त्रिवेणी का मतलब है जहाँ 3 नदियाँ आपस में मिलती हैं। तो बिगोद, भीलवाड़ा के अंदर कौन सी 3 नदियाँ मिलेंगी? बनास, बेड़च और मेनाल। रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में, बनास, चंबल और सीप। बनास रामेश्वर घाट नामक स्थान पर ही चंबल में मिल जाएगी, और मध्य प्रदेश से आने वाली एक सीप नदी भी चंबल में मिल जाएगी। तो इस तरह से त्रिवेणी का निर्माण होगा, जिसे कहते हैं रामेश्वर घाट। फिर है बनास, डाई, खारी, इन 3 नदियों की त्रिवेणी है राजमहल, टोंक में। इस नदी पर 2 बांध बने हुए हैं, बीसलपुर बांध टोंक में है और इसरदा बांध सवाई माधोपुर में है। ये पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, यानी इसका उद्गम राजसमंद से होता है और ये सवाई माधोपुर में चंबल में मिल जाती है। इस प्रकार ये पूरी तरह से राजस्थान में बहती है और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली ये सबसे लंबी नदी है। राज्य की सर्वाधिक जलग्रहण क्षेत्र वाली और राज्य की सबसे चौड़ी और रेतीली नदी है बनास नदी। आहड़ सभ्यता बनास संस्कृति की देन कहा जाता है, क्योंकि बनास नदी की घाटी में ही आहड़ सभ्यता विकसित हुई है। अगली है आहड़ या बेड़च नदी। बेड़च नदी का उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर से है, और उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में प्रवाहित होकर ये बनास में विलीन हो जाती है। जैसा कि हमने अभी देखा था, बनास, बेड़च और मेनाल इनकी त्रिवेणी है बिगोद, भीलवाड़ा में। इसका प्रारंभिक नाम आयड़ आहड़ नदी है। जो उदयपुर में उदयसागर झील है, उदयसागर झील तक इसका नाम आयड़ आहड़ है। उदयसागर झील में जाने के बाद इसका नाम बेड़च हो जाता है। इस पर घोसुंडा बांध बना हुआ चित्तौड़गढ़ में। इसकी सहायक नदियां गंभीरी, गुजरी, अरोई और बाणन। अगली है मेनाल नदी। मेनाल नदी का उद्गम मांडलगढ़, भीलवाड़ा से बिगोद, भीलवाड़ा के पास बनास और बेड़च में इसका विलय हो जाता है। ये 3 नदियों की त्रिवेणी है, बनास, बेड़च और मेनाल। फिर एक है गंभीरी नदी। गंभीर नाम से 2 नदियां, एक गंभीरी नदी और दूसरी है गंभीर नदी। जो गंभीरी नदी है इसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और ये चित्तौड़गढ़ में जाकर बेड़च में मिल जाती है। और जो गंभीर नदी है इसका उद्गम करौली जिले से है। ये हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। अगली है कोठारी नदी। कोठारी नदी का उद्गम है दिवे, राजसमंद। राजसमंद और भीलवाड़ा इन दोनों जिलों में बहने के बाद ये नदी नंदराय, भीलवाड़ा में बनास में मिल जाती है, और इस पर मेजा बांध बना हुआ है मांडलगढ़, भीलवाड़ा में। और कोठारी नदी की सहायक है बामनी नदी। अगली है खारी नदी। उद्गम है बिजराल की पहाड़ियाँ, राजसमंद। भीलवाड़ा, अजमेर और टोंक इन 3 जिलों में ये प्रवाहित होती है खारी नदी। और राजमहल, टोंक में जो त्रिवेणी बनती है बनास, डाई और खारी नदी की, उसमें ये बनास में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ मानसी और नेखड़ी। अगली है मोरेल नदी। मोरेल नदी का उद्गम चैनपुरा की पहाड़ियाँ, जयपुर, यानी इसका उद्गम स्थान है जयपुर जिला। जयपुर में निकलने के बाद ये दौसा और सवाई माधोपुर में बहती है, और सवाई माधोपुर में इसका विलय बनास नदी में हो जाता है। पीलूखेड़ा, सवाई माधोपुर में इस पर मोरेल बांध बना हुआ है। अगली है कालीसिल नदी। कालीसिल नदी का उद्गम सपोट्रा की पहाड़ियाँ, करौली से होता है। कालीसिंध और कालीसिल नदी दोनों अलग अलग नदियाँ हैं। कालीसिंध नदी मध्य प्रदेश से होकर राजस्थान में आती है, और जो कालीसिल नदी है इसका उद्गम करौली से है। करौली में ही ये
मोरेल नदी में मिल जाती है। यानी ये कालीसील नदी मोरेल नदी की सहायक नदी है और मोरेल आगे जाकर बनास में मिल जाती है। फिर आते हैं गंभीर नदी पे। एक हमने अभी गंभीर नदी को देखा, ये है गंभीर नदी। गंभीर नदी का उद्गम करौली की पहाड़ियाँ करौली से है। ये करौली और सवाई माधोपुर, भरतपुर इन 3 जिलों में बहने के बाद यूपी में जाती है। यूपी के बाद फिर पुनः धौलपुर और फिर यूपी में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। यानी ये जो गंभीर नदी है वो यमुना की सहायक नदी है। इसकी सहायक नदियाँ पार्वती, सेसा, खैर और पांचना। पांचना बांध करौली में बना हुआ है। ये 5 नदियों पर बना हुआ है। इन 5 नदियों का नाम है भद्रावती, भैंसावट, माची, अटा और बरखेड़ा। ये 5 नदियाँ मिलकर पांचना बांध बनाती है। और जिस पांचना बांध के जब ये बांध भरता है तो इसके भरते ही इस नदी में बाढ़ के हालात आ जाते हैं और जिससे भरतपुर जिला प्रभावित होता है। फिर है पार्वती नदी। पार्वती नदी का उद्गम छावर की पहाड़ियाँ करौली। एक पार्वती नदी हमने देखी थी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से था, सीहोर, और ये दूसरी पार्वती नदी है, इसका उद्गम है छावर की पहाड़ियाँ करौली। धौलपुर में ही इसका गंभीर नदी में विलय हो जाता है। यानी गंभीर की सहायक नदी है। और पार्वती बांध बना हुआ है अंगोई, धौलपुर नामक स्थान पर। फिर है बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी इसके उपनाम है अर्जुन की गंगा, ताला नदी या रुंडित नदी। इसका उद्गम है बैराट की पहाड़ियाँ जयपुर से। जयपुर, दौसा और भरतपुर में बहने के बाद यूपी में फतेहाबाद के पास ये यमुना में मिल जाती है। यानी बाणगंगा नदी भी यमुना की सहायक नदी है। और बाणगंगा की सहायक नदियाँ गुमटी नाला, सूरी और पलोसन। ये था बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, मुख्य रूप से चंबल नदी। और चंबल नदी में चंबल और बनास मुख्य 2 नदियाँ और बाकी इनकी सहायक नदियाँ हैं। और राजस्थान के नक्शे पे इनमें से हमने कुछ नदियों को देख लिया है और कुछ को अब देख लेते हैं। ये है बनास नदी जो राजसमंद, फिर चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर और यहाँ से ये बहते हुए सवाई माधोपुर में ये नदी चंबल नदी में मिल जाती है। फिर बनास की सहायक की यदि बात की जाए तो एक बेड़च नदी थी जो उदयपुर से निकलती थी और उदयपुर में उदय सागर झील के बाद इसका नाम बेड़च हो जाता है। ये बनास, बेड़च और मैनाल की त्रिवेणी है, बिगोद भीलवाड़ा में। और ये है कोठारी नदी जो राजसमंद से निकलती है। राजसमंद, भीलवाड़ा से बहकर ये यहाँ पर बनास नदी में मिल जाती है। और यहाँ देख लीजिए ये है बाणगंगा नदी जो जयपुर से निकलकर दौसा और भरतपुर में बहकर ये यूपी में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। ये है राजस्थान की मुख्य नदियाँ बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र की। अब हम बात करेंगे अरब सागर के अफवाह तंत्र की। अरब सागर के अफवाह तंत्र में वे नदियां हैं जो अपना जल अरब सागर में मिला देती है या उनकी सहायक नदियां, इन्हें अरब सागर के अफवाह तंत्र में सम्मिलित किया गया है। सबसे पहले और सबसे मुख्य नदी है अरब सागर की माही नदी। इसका उपनाम है बागड़ या वागड़ की गंगा। जो डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र है उसे बागड़ या वागड़ क्षेत्र कहा जाता है और इसे बागड़ या वागड़ की गंगा कहा जाता है। दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा और आदिवासियों की गंगा, क्योंकि राजस्थान में 2 ही बारहमासी नदियां हैं, एक चंबल और दूसरी माही। इसका उद्गम अमोरी की पहाड़ियाँ, मेहद झील, धार जिला है मध्य प्रदेश का, वहाँ से इसका उद्गम होता है। और राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है डूंगरपुर बांसवाड़ा का, वहाँ ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बहती हुई यू टर्न लेकर गुजरात में वापस प्रवेश करती है। राज्य में खांडूग्राम बांसवाड़ा से इसका प्रवेश होता है। उद्गम इसका मेहद झील, धार मध्य प्रदेश, और ये खांडू गांव बांसवाड़ा से ये राजस्थान में प्रवेश करेगी। फिर प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा की सीमा बनाएगी, आगे चलकर डूंगरपुर और
बांसवाड़ा की सीमा बनाती है। प्रतापगढ़ बांसवाड़ा और डूंगरपुर में बहकर और राज्य में इसका अंतिम स्थान है सिलकारी डूंगरपुर। सिलकारी डूंगरपुर से ये गुजरात में प्रवेश कर जाएगी, अंततः इसका विलय खंबात की खाड़ी में हो जाएगा। ये राज्य की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा के दक्षिणी भाग, बांसवाड़ा के मध्य से और डूंगरपुर के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है और ये नदी कर्क रेखा के पहले उत्तर की तरफ जाएगी, फिर वापस यू टर्न लेकर कर्क रेखा को 2 बार काटती है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में इस नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसे 56 का मैदान कहा जाता है। माही की एक और सहायक नदी है सोम नदी। इसका उद्गम होता है उदयपुर से। बिछीमेड़ा की पहाड़ियाँ, बबलवाड़ा के जंगल, उदयपुर। बांसवाड़ा और के ऊपर डूंगरपुर, डूंगरपुर के ऊपर यहाँ उदयपुर है। उदयपुर से ही एक नदी निकलती है सोम नदी, और ये उदयपुर और डूंगरपुर में बहने के बाद डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा बनाती हुई वीणेश्वर धाम डूंगरपुर में माही नदी में मिल जाती है। माही नदी एक त्रिवेणी बनाती है जिसमें माही, सोम और जाखम ये 3 नदियां सम्मिलित है। जहाँ 3 नदियां त्रिवेणी बनाती है वो एक धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण स्थल होता है और ये है रामेश्वर घाट, वेणेश्वर धाम। रामेश्वर घाट तो बनास, बेड़च और मैनल के संगम पे। रामेश्वर घाट बनास, चंबल और सीप के मिलन स्थल पे है। और जाखम नदी छोटी सादरी प्रतापगढ़ के निकट भंवर माता की पहाड़ी से निकलती है और वेणेश्वर धाम डूंगरपुर में ये सोम नदी में मिल जाती है। जाखम नदी पर एक बांध बना हुआ है, जाखम बांध। ये राज्य का सबसे ऊंचा बांध है और इसकी ऊंचाई है 81 मीटर। फिर है अनास नदी। अनास नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और ये मेलडी खेड़ा बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती है। गलियाकोट डूंगरपुर में ये माही में मिल जाती है। माही की सहायक नदी है अनास नदी। इसका उद्गम मध्य प्रदेश से है और डूंगरपुर गलियाकोट में ये माही नदी में इसका विलय हो जाता है। अगली है मोरे नदी। मोरे नदी का उद्गम डूंगरपुर से है और ये डूंगरपुर में गलियाकोट नामक स्थान पर माही में इसका विलय हो जाता है। तो ये दोनों अनास और माही, ये अनास और मोरेन, ये माही की सहायक नदियाँ हैं। फिर है साबरमती नदी। साबरमती नदी वही नदी है जिसके किनारे गांधी जी का साबरमती आश्रम बना हुआ है और इसका उद्गम है कोटड़ी की पहाड़ियाँ, उदयपुर। ये कोटड़ी की पहाड़ियाँ उदयपुर से शुरू होती है और साबरकांठा से गुजरात में प्रवेश करके अंततः खंबात की खाड़ी में विलीन हो जाती है। ये जो दक्षिणी राजस्थान का भाग है उदयपुर का, ये यहाँ से निकलती है और साबरकांठा से गुजरात में प्रवेश कर जाती है। इसकी सहायक नदियाँ वांकल, सेही, मेसवा, वेत्रक, हथमती और माजम। फिर आती पश्चिमी बनास। इसका उद्गम है नया सांदवाड़ा, सिरोही। उदयपुर से ऊपर सिरोही जिला और सिरोही से ये पश्चिमी बनास निकलती है नया सांदवाड़ा से और बनासकांठा से ये गुजरात में प्रवेश करती है। साबरमती साबरकांठा से प्रवेश करती है और पश्चिमी बनास बनासकांठा से प्रवेश करती है। इसकी सहायक नदियाँ सूकली और कुकड़ी। फिर है अरब सागरीय प्रवाह की एक महत्वपूर्ण नदी लूणी नदी। इसका उपनाम है लवणाद्री, लवणावरी और कवि कालिदास ने इसे अंतः सलीला कहा है। इसका उद्गम है अजमेर के नाग पहाड़ से और ये पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। इसका प्रारंभिक नाम सागरमती है। गोविंदगढ़ अजमेर के पास स्थानीय सरस्वती नदी के विलय के पश्चात इसका नाम लूणी हो जाता है। अजमेर में ही 2 नदियाँ हैं, एक सागरमती और एक स्थानीय सरस्वती नदी है। वो दोनों नदियाँ मिलने के बाद इसका नाम लूणी नदी पड़ता है। ये अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर इन 6 जिलों में होकर वे बहती है, फिर कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। ये अधिक वर्षा के क्षेत्र से कम वर्षा के क्षेत्र की ओर इसका प्रवाह है क्योंकि ये पूरी राजस्थान से पश्चिमी राजस्थान के जो शुष्क क्षेत्र हैं उनकी तरफ बहती है। इसका जल बालोतरा तक मीठा है और उसके बाद इसका जल खारा हो जाता है। जालौर में इसके प्रवाह क्षेत्र को रेल, रेला या नैयड़ कहा जाता है। इसकी सहायक नदियाँ जोदड़ी, मिठड़ी, सूकड़ी, बांडी, जवाई, खारी और लीलड़ी
ये लूणी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। अब लूणी की सहायक नदी में हम देख लेते हैं। सबसे पहले जोजड़ी नदी, इसका उद्गम है पोंडलू की पहाड़ियाँ नागौर। यानी लूणी नदी जब अजमेर से होकर ये जोधपुर और पाली, जालौर, बाड़मेर की तरफ बहती है तो ऊपर नागौर से एक नदी इसमें आके मिलती है, यह है जोजड़ी नदी। इसका उद्गम होता है पोंडलू की पहाड़ियाँ नागौर। नागौर और जोधपुर में बहने के बाद जो खेजड़ी जगह है जोधपुर की, खेजड़ी में इसका विलय लूणी में हो जाता है। ये लूणी की एकमात्र सहायक नदी है जो दाईं ओर से आकर मिलती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये लूणी नदी अजमेर से शुरू होकर ये दक्षिण पश्चिम की तरफ बहती है, तो एकमात्र नदी है जो ऊपर से यानी दाईं ओर से आकर मिलती है। बाकी से सभी इसकी सहायक नदियाँ बाईं ओर से आकर इसमें मिलेगी और इसका उद्गम अरावली से नहीं है। अगली है जवाई नदी। जवाई नदी का उद्गम गोरिया गांव पाली से होता है। पाली, जालौर व बाड़मेर में बहकर गुड़ा बाड़मेर में इसका विलय लूणी नदी में हो जाता है। इस पर जवाई बांध बना हुआ है। यह पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। यह बांध बना हुआ सुमेरपुर पाली में। इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है जवाई बांध को। जवाई की सहायक नदी है खारी। खारी नदी का उद्गम शेरगांव सिरोही से होता है। सायला जालौर के पास ये जवाई नदी में मिल जाती है। राजस्थान के नक्शे में हम देख सकते हैं कि ये जो अजमेर जिला है, यहाँ से ये लूणी नदी अजमेर से नागौर, नागौर से पाली, पाली से जोधपुर और फिर ये बाड़मेर और जालौर, इन 6 जिलों में लूणी नदी बहती है। और ये नागौर से इसकी सहायक नदी जोजड़ी नदी आकर इसमें मिलती है, जो एकमात्र नदी है जो इसकी दाईं तरफ से आकर मिलती है। शेष सभी नदियाँ ये हम देख सकते हैं नक्शे में, सुकड़ी, बांडी, जवाई, ये सब नदियाँ बाईं ओर से आकर इसमें मिलती है। अब हम देखेंगे आंतरिक प्रवाह क्षेत्र। आंतरिक प्रवाह में वे नदियाँ हैं जो न तो बंगाल की खाड़ी के अपातंत्र का हिस्सा है और ना ही अरब सागर के अफवाह का हिस्सा है। इसमें सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण नदी है घग्गर नदी। घग्गर नदी का उपनाम है मृत नदी, द्वशद्वती नदी, नट नदी या नाली नदी। घग्गर नदी राजस्थान का जो उत्तरी भाग है, गंगानगर, हनुमानगढ़ का, यहाँ ये हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है। इसका उद्गम है शिवालिक पहाड़ियाँ कालका, हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में बहने के बाद ये तलवाड़ा या टिब्बी नामक स्थान से हनुमानगढ़ से राज्य में प्रवेश करती है। इसका अंतिम बिंदु भटनेर दुर्ग या हनुमानगढ़ है। वैसे सामान्यतः ये भटनेर दुर्ग जो हनुमानगढ़ में है वहाँ तक ही जाती है और जब अधिक वर्षा होती है तो इसका जल अनूपगढ़ और सूरतगढ़ जो गंगानगर में है वहाँ तक जाता है। फिर भारी वर्षा होने पर बहावलपुर पाकिस्तान तक इसका प्रवाह क्षेत्र है और वहाँ इसका प्रवाह क्षेत्र हकरा कहलाता है। बाढ़ की हालत में घग्गर का पानी फोर्ट अब्बास तक जाता है। कभी ज़्यादा बरसात हो जाए और बाढ़ की हालत आ जाए तो घग्गर का पानी पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास नामक स्थान तक जाता है। राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की ये सबसे बड़ी नदी है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है बनास। और आंतरिक प्रवाह की बात की जाए, यानी वो नदी जो आंतरिक प्रवाह की नदी है जिसका जल किसी अन्य नदी में नहीं मिलता है, तो वो है घग्गर नदी। वैदिक कालीन सरस्वती नदी इसी नदी के पेटे या घाटी में बहती थी। भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ इस नदी के किनारे स्थित है। फिर साबी नदी। साबी नदी इसका उद्गम सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर है। जयपुर अलवर में बहने के बाद ये पाटौदी हरियाणा में विलुप्त हो जाती है। राजस्थान का ये जो पूरी भाग है, यहाँ जयपुर, जयपुर से अलवर और अलवर के बाद ये नदी पाटौदी हरियाणा राज्य में पाटौदी नामक स्थान है, वहाँ पर ये नदी वहीं पर विलुप्त हो जाती है। और अकबर ने इस पर कई बार पुल बनाने का असफल प्रयास किया था। अगली है मेहता नदी। मेहता नदी का उद्गम मनोहरपुरा जयपुर से सीकर और नागौर की सीमा पर बहती हुई सांबर झील में ये अपना जल उड़ेल देती है। और सांबर में सर्वाधिक लवणों का प्रवाह इसी नदी के द्वारा होता है। जैन तीर्थ लूणावा जो नागौर जिले में है वो इसी नदी के किनारे स्थित है।
फिर है कांतली नदी। कांतली नदी का उद्गम है खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर और झुंझुनू में बहती हुई झुंझुनू में ही विलुप्त हो जाती है। कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र तुरावटी कहलाता है और गणेश्वर सभ्यता का विकास इसी कांतली नदी के किनारे हुआ था। फिर है कांकनेय नदी। कांकनेय नदी या इसका एक अन्य नाम है मसूरदी नदी। ये कोटड़ी नामक जगह है जैसलमेर में, वहाँ से निकलकर जैसलमेर के अंदर ही रेगिस्तान में ये नदी विलुप्त हो जाती है। इसके प्रवाह क्षेत्र को मीठा खेड़ा कहा जाता है। फिर है रूपारेल नदी। इसके उपनाम है वरा नदी या लसवाड़ी नदी। ये उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर से निकलकर कुशलपुर भरतपुर के पास विलुप्त हो जाती है। तो ये थी राजस्थान की आंतरिक अपवातंत्र की नदियाँ। इसमें हम देख सकते हैं कि ये घग्गर नदी है, ये हिमाचल प्रदेश हरियाणा को पार करते हुए हनुमानगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। और इसके बाद जो है वो बरसात की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि ये कितनी आगे तक जाएगी। फिर है साबी नदी। ये जयपुर अलवर से होते हुए हरियाणा में बह जाती है। और कांतली नदी सीकर झुंझुनू की सीमा पर, और जैसलमेर में है मसूरदी नदी। एक है वराह या लसवाड़ी नदी जो अलवर में उदयनाथ की पहाड़ियों से इसका बहाव शुरू होता है। तो ये था राजस्थान का अपवातंत्र, राजस्थान की प्रमुख नदियाँ। धन्यवाद।